एक चैप्टर आता है अंकिता भंडारी हत्याकांड वाला, अंकिता वाला, उसमें आप अंकिता के घर गई थी, वो वाला वो बताइए, वो कैसा मतलब रहा? आप मतलब वो उस केस को हैंडल करना, उस उन लोगों को हैंडल करना, वो कैसे रहा? वो वाली कवरेज भी आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो रही थी। एक्चुअली अंकिता वाला केस, क्योंकि देखो मैं उस टाइम टाइम्स नाउ में थी और हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आगरा में। हाँ, तो उसके लिए क्या था कि जो सीनियर टीम थी 8-10 लोगों की, क्योंकि चैनल की आगे कुछ फॉरवर्ड प्लानिंग कुछ डिसाइड हुआ, तो कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसमें हायर मैनेजमेंट, जो हमारा मुंबई में मैनेजमेंट बैठा था, उसको भी आना था और मुझे वहाँ जाना था। और जिस दिन मैं आगरा जा रही थी उसी दिन या उससे एक दिन पहले अंकिता वाला इंसिडेंट हुआ था, मतलब न्यूज़ में जो जब वो हाईलाइट हुआ। अब मैं ऑलरेडी आगरा पहुंच चुकी थी और वो मीटिंग ऐसी थी कि जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोगों को जोड़ा गया था उस जोन में, तो ये भी संभव नहीं कि आप एकदम से अभी यहाँ से निकल लो। तो आई थिंक जो हमारे वहाँ के जर्नलिस्ट हैं जो उधर कवर करते हैं वो तो कवर कर ही रहे थे उसको, बट उत्तराखंड की स्टोरी होती तो मैं जाती ही हूँ उस केस में, क्योंकि मेरा भी ये होता है कि भाई मेरे क्षेत्र की स्टोरी है, मैं अपने लोगों को बेहतर जानती हूँ, मैं उस इशू को अच्छे से कवर कर सकती हूँ, मैं जाऊँगी। सो ये तय हुआ कि अच्छा ठीक है मीनाक्षी को भेजेंगे, लेकिन ये ख़त्म हो जाए मीटिंग, उसके बाद तुम निकल जाना, इमीडिएट निकल जाना। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, मैं इमीडिएट निकल गई और लोग मुझे लगातार ट्विटर पे टैग कर रहे थे कि मैम आप कहाँ हैं, आपने इस मैटर पे अभी तक कुछ नहीं बोला या आप इसको कवर नहीं कर रहे हो। तो ये देखिए, ये वो एक्सपेक्टेशन है जो मैं आपको बता रही थी ना, कि उनको ये लगता है कि उनके समाज का एक व्यक्ति वहाँ पर है, अगर वो भी उनकी बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। जबकि अंकिता वाले मैटर पे ऑलरेडी बात हो रही थी। हाँ। तो मैं ऑलरेडी खबर पर 3 दिन लेट थी। जैसे जोशीमठ वाला इंसिडेंट क्या था, उसमें मैं गई थी, मेरे जाने के 3 दिन के बाद नेशनल मीडिया आया था। सब कूद पड़े थे। और यहाँ क्या हुआ, रिवर्स हुआ कि नेशनल मीडिया ऑलरेडी वहाँ था, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कवर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ बुलडोजर चल गया था और वो तो फिर खबरों में अलग तरह से हाईलाइट होता है। तो मैं गई। अच्छा, अंकिता वाले इंसिडेंट में भी 2-3 जगह से कवरेज हो रहा था। एक तो जहाँ बुलडोजर का एक्शन हो रहा है वहाँ पर यूपी कनेक्शन चेक हो रहा था, फिर जहाँ अंकिता का घर है वहाँ पर, तो 2-3 पॉइंट्स थे जहाँ पर वो चीज़ थी, कवरेज चल रहा था। और शायद देहरादून हरिद्वार साइड पर भी, हरिद्वार कह रही हूँ, मेरे ख्याल से ऋषिकेश कौड़िया साइड में प्रोटेस्ट हो गए थे, जहाँ पर ये आरोपियों को पीट पाट दिया था लोगों ने, कुछ इस तरह की घटना वहाँ पर घटी थी। तो वो थोड़ा सा हाइपर ऑलरेडी हो गया था मामला। सो मैं 3 दिन लेट पहुंची, तो मुझे लगा सबसे पहले मुझे अंकिता के घर ही जाना चाहिए, वहीं जाकर बात करनी चाहिए। नवरात्रि का समय था, मैं ऑलरेडी फास्टिंग पे थी, मेरे फास्ट चल रहे थे उस समय। सो मैं पहुंची वहाँ पर। अब अंकिता के घर हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे, क्योंकि उसका घर रोड से भी थोड़ा सा नीचे कटता है ना, तो वो आपको पैदल जाना है। तो खैर मैं थी और मेरे साथ जो कैमरा पर्सन थे मेरे, वो भी पहाड़ी थे। तो हम दोनों गए। द्वंद था कि यार कैसे उस फैमिली से कैसे बात मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि मैं 3 दिन लेट थी उस घटना पर, और उस समय तक मैं अंकिता के पिताजी के कुछ इंटरव्यूज देख चुकी थी। अच्छा। माँ तो बेचारी स्थिति में नहीं थी, भाई ने शायद एक आध कुछ कहीं जगह पे बोला था, तो पिताजी, मतलब जब आप अपने लोगों को उस हालत में देखते हो ना, मतलब कुछ अंदर ना कुछ जलने लगता है उस टाइम। मतलब आपको लगता है कि ये नहीं, अनएक्सेप्टेबल है ना। उस टाइम पर ना वो पत्रकार वाला बैरियर ना एक पॉइंट पर थोड़ा सा टूट जाता है और आप उससे आगे पहुंच जाते हो कई बार। जैसे 1-2 बार जोशीमठ के कवरेज में, चमोली के कवरेज में, इवन अंकिता वाले मैटर में मुझे कुछ लोगों ने किया कि अब हो गया तुम्हारा काम, अब निकलो वहाँ से, मतलब ऑफिस के लोग नहीं, ऐसे जानकार, कि तुम्हें इतना इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, या तुम इतने तीखे ट्वीट्स क्यों लिख रही हो, या तुम्हारी भाषा में इतनी एग्रेशन, मतलब एग्रेसिव क्यों है, तुम सरकार को इतना ज़्यादा क्यों वो कर, इस तरह से लोगों ने मुझे एक कि तुम्हें क्या ज़रूरत है सांसदों के नाम लिख के उनको उनका फ़ोटो लगा के, मतलब सिंपल लिख दो, नाम और फोटो मत लगाओ, 1-2 लोगों ने बोला। अच्छा, वो लोग वैसे हैं जो ठीक है यदा कदा बात मुझसे करते हैं, और मैं भी उनको अपने सर्कल में काउंट करती हूँ कि ठीक है वो कहेंगे तो मैं सुनती हूँ उनकी बात एक लेवल तक। तो मैंने उन्हें यही कहा कि यहाँ पर जो ये पिता है ना, उसके पास कुछ बचा नहीं है अब, क्योंकि इसकी बेटी के साथ जो हुआ वो तो एक अलग कहानी है ना। अभी इसका जो समाज इसके बारे में सोच रहा होगा ना, अभी इनको उस बात की चिंता होगी कि हमारी बेटी के साथ ना ये हो गया है अब। और अंकिता के साथ जो हुआ उसके बाद उस पूरे 50 किलोमीटर के दायरे में क्या कोई और बच्ची ऐसे किसी रिजॉर्ट में काम करने जा पाएगी? आप इसको इस नजरिए से सोचिए।
बाकी बच्चियां जिनकी नज़रों में कुछ सपने रहे होंगे आंखों में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, या कल को वो लड़कियां लड़कों से भी बात कर पाएंगी, या कल को उनके लड़के दोस्त हो पाएंगे, मतलब मैं रैंडम बोल रही हूँ, या थोड़ा बहुत मेकअप, जैसे अंकिता को जो मैंने देखा वो अच्छी लगती थी दिखने में, सुंदर, बहुत प्यारी सी बच्ची थी ये, या मॉडर्न कपड़े उसने जीन्स वीन्स पहनी हुई थी, और जिस क्षेत्र में वो है मैं जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे कैसे ना बच्चियों के लिए उस एज में जीन्स वीन्स पहनना वो उतना कॉमन नहीं है वहाँ पर, यूजुअली सूट्स वगैरह ही डालती हैं लड़कियाँ। ऐसे हम सोचें कि वो जीन्स टॉप पहन के निकल रही हैं, ये रेयरली दिख जाएगा कि अगर लड़कियाँ कॉलेज वॉलेज तक चलेंगी तो अलग बात है, बट गाँव में जो रह रही होंगी वो सूट्स ही डालती हैं, है ना। तो क्या उस घटना से निकलने वाले संदेश समाज के कितनी डीप लेयर्स में जा रहे होंगे, उस पिता पर क्या बीत रही होगी, उस भाई पर क्या बीत रही होगी। बेशक हम कितनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ दिल्ली में बैठ के कर लें कि अच्छा किसी का रेप हुआ है तो ये उसका अपमान नहीं, ये तो आरोपी का होना चाहिए, ये बातें यहाँ होती हैं, बट हाँ, लेकिन डीप विद इन उस इकाई में, उस यूनिट में चीज़ें बहुत अलग होती हैं। लोग रेप जैसा वर्ड लोग बहुत खुलकर बोलते नहीं है, वो कहते हैं हाँ गलत काम कर दिया, गलत काम, वो ये कहते हैं हमारी बेटी के साथ तो ऐसा हो गया। वहाँ के लोग कंफर्टेबली रेप बलात्कार नहीं बोल पाते हैं, जो एग्जैक्ट टर्म है इन शब्दों के लिए, इन घटनाओं के लिए। तो जो लोग उस शब्द को बोलने से हिचक रहे हैं, या जैसे उनको बोलो ना, हम रास्ते में हमने कहा अंकिता भंडारी का गांव कहाँ पर है, तो जो बता रहे थे रास्ता, अच्छा अंकिता, हाँ वो उधर चले जाओ, मतलब वो ऐसा वाला रिस्पॉन्स था। यही रिस्पॉन्स तुलनात्मक रूप से यूपी साइड पर अगर हम आए या इधर की तरफ आए, मैदानों में कहीं आए दूसरी जगह, जिससे आपने एड्रेस पूछा ना वो साथ चल देगा आपके, अरे मैडम रुको मैं आपको छोड़ के आता हूँ वहाँ तक, आप मीडिया से आए हैं, रुको उस कवरेज करो वहाँ की अच्छे से। तो ये डिफरेंस है एक, है ना। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग उसको, मतलब वो अपने जख्मों को छिपाना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि वो जख्म सबके सामने आ जाए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन जख्मों को कुरेदने जा रही हूँ, नोचने जा रही हूँ। वो प्रोफेशनल मजबूरियां भी तो, प्रोफेशनल मजबूरी है, और मुझे ये भी पता है कि अगर नहीं नोचूंगी तो जो हो रहा है वो भी नहीं होगा, फिर वो भी नहीं होगा। जिस दिन मैं गई उस दिन तक चीफ मिनिस्टर वहाँ नहीं आए थे, उसके 1-2 दिन बाद आए थे वो, उस समय तक नहीं आए थे वो। तो ये जैसे जोशीमठ हुआ या अंकिता वाला हुआ, या कितने मतलब ये बहुत चैलेंजिंग हुए होंगे, बहुत चैलेंजिंग रहे होंगे जिस तरह से, क्योंकि इसमें इमोशंस। देखो अंकिता वाले मैटर में तो मैं ये बोलूँगी कि जब मैं वहाँ बैठी तो वो लोग हमसे मिलना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने मना कर दिया था कि मीडिया से हमको जितनी बात करनी थी हम कर चुके हैं, नहीं करेंगे। एंड मुझे वहाँ जाकर उनको कन्विंस करने में 2 से 3 घंटे लगे। अच्छा, 2 से 3 घंटे। जैसे अभी आपके रूम में ये चेयर लगी हुई हैं, एक ऐसे ही रूम था, ऊपर हम चढ़ के गए और दूसरी साइड बेड लगा हुआ था, मतलब अगर आप वो इंटरव्यू देखेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। उस एक बेड पर जो अंकिता के पिता हैं वो ऐसे लेटे हुए थे, यूँ इस तरह से, है ना, और पैर फोल्ड किए हुए थे। जो उसकी माँ है अंकिता की, वो ऐसे लेटी हुई थी, जो बिस्तर, जैसे कुछ बिस्तर नीचे लगते होंगे ना, तो उन्हीं बिस्तरों को ऐसे तह लगा के रखा हुआ था, उस पर वो ऐसे हो रखी थी। और उसका भाई अंकिता का वो ऐसे करके एक जगह पर लेटा हुआ था। बाकी उनके फैमिली के कुछ चाचा ताऊ टाइप के, जो मतलब जो बाकी परिवार होता है ना, वो परिवार, या बुआ, हाँ उसकी बुआ थी मेरे ख्याल से, अंकिता की बुआ थी वहाँ पर, वो बैठी हुई थी। और ये तय हो रहा था शायद कि क्या करना है, मतलब पता नहीं, शायद अंतिम संस्कार की बाद की क्रियाओं की बात थी या किन चीज़ों की बात थी, मतलब वो उस तरह की कुछ चर्चाएं वहाँ पर चल रही थी। अब मैं वहाँ पहुँची तो मैं भी बैठ गई ऐसे ही, और 1-2 जर्नलिस्ट कोई और थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था हम किसी से बात नहीं करेंगे। और वो इस हालत में ही नहीं थे कि वो किसी से बात कर सकें, आई एम टेलिंग यू। पहले मैं आधा पौना घंटा में सिर्फ बैठी रही एंड आई जस्ट ऑब्जर्व कि क्या हो रहा है या क्या चीज़ चल रही है। लेकिन मुझे ये था कि अगर मैंने बात नहीं की तो, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस था कि जिस तरह से मैं इनसे बात करूँगी या जो बातचीत मैं इनसे निकाल कर लेकर आऊँगी वो कोई और नहीं कर पाएगा। ये घमंड नहीं है, लेकिन ये मुझे अपने ऊपर एक भरोसा था अपने लोगों के लिए, है ना। तो मैं चुपचाप बैठी रही। फिर उसके बाद सब बात ही कर रहे थे, तो फिर मैंने उससे पहाड़ी में बात करनी, गढ़वाली में बात करनी शुरू की, उसके भाई से, उसकी मम्मी से, उसके पिताजी से। तो पिताजी थोड़ा एग्रेसिव हुए, थोड़ा उन्होंने कि कोई नहीं सुन रहा हमारी, मतलब अपना उस तरह से बात किया। क्या किस तरह कन्विंस, मतलब क्या बात आपने की, अगर गढ़वाली में अगर आपने क्या बोला कि ऐसा कि मीनू तो ये नहीं बोली कि आप मैं तो ना समझो कि मैं ककी बाहर भी टिकना यूँ छाऊँ, मैं यकी कहूँ छाऊँ,
मी समझो छूँ कि आप घर परिवार कंच आपन ए बारे में क्या बीतना चाहिए, पर अगर जो आप लोगों ने अभी बात नहीं करी तो फिर क्या नहीं सुन कि ये जो स्थान थे ना जब हम बैठे छो यख तक पहुँचना कुन भी ना हिम्मत लगती थी। हम मी तो ऐ गयूँ कि लगी मिते अंचे कि मिते ये भावुक बात करनी चाहिए, भाऊ या भूली छोटी बहन को बोलते हैं कि मुझे इसकी बात करनी है। लेकिन 2 दिन बाद मेरे ऑफिस भी मेरा बोल दिया कि अब काफ़ी दिन हुए गए तुम्हें, अब दिल्ली आ जाओ वापस, अब यक काम करो कि उनको नहीं काम च पर मेको नहीं काम, सिर्फ काम नहीं चाहिए मेको नहीं ना बिता यांचे कि आप लोग जो भी बात करनी चाहन छो वो बात था सोबन सुन छो तो मिता ये बात तक परवाह छो। तो क्या बोलें हम, क्या बोलें, ऐसे करें वैसा करें, नहीं मान रहे थे। नहीं कि मतलब फिर आपको दिख रहा है कि वो बहुत बुरी हालत में है, मतलब वो ऐसी हालत में कि उनको होश ही नहीं है कि मतलब वो कैसे दिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस उसमें है। और जो मैं समझ पा रही थी मोर देन उनकी बेटी एक बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब उसको बहुत गलत तरीके से उसको डील किया गया उस पूरे मैटर को, उससे ज़्यादा फ़र्क उनको अपने घर समाज का मतलब भी पड़ रहा था। वो तकलीफ, वो पीड़ा भी थी उससे, मतलब वो डबल हो गया उनका दुख। हाँ, जो वो है ना डबल कई हो गया, हो गया, वो डबल हो गया। मतलब वो अपनी बेटी का शोक नहीं मना पाए, वो रो नहीं पाए अपनी बेटी के जाने पर। जैसे किसी के मरने का एक शोक होता है ना, वो शोक नहीं मना पाया वो परिवार। कि एक होता है ना इंसान दहाड़े मार मार के रो लेता है, चीख लेता है, अपना सर फोड़ लेता है दीवार पे, तो उसके अंदर का एक इमोशन निकलता है, वो कर नहीं पाए वो चीज़। क्योंकि जिस दिन से हुआ उस दिन से टीवी कैमरों के सामने वो लाइव हैं। टीवी कैमरा खुला, हाँ जी बताइए बताइए, अब क्या है, अब कैसे हो, अब क्या कर रहे हो, अच्छा बताइए, आपकी कोई मांग है माता जी, आप पिताजी आपकी कोई मांग है, धामी जी से कुछ कहेंगे, इनसे कुछ कहेंगे। मैं आई एम नॉट जजिंग पीपल, बट मैं उस परिवार की तरफ से सोच रही हूँ अभी, है ना भाई। मुझे पता है यहाँ मेरे मीडिया के साथी हैं जिनके ऊपर ऑफिस से डंडा है कि तुमको ये करना है, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पर इस परिवार के साथ कष्ट ये है कि वो अपनी बेटी पर रो नहीं पाया है अभी, डेड बॉडी नहीं देख पाया उसकी, पता नहीं मिली भी नहीं मिली, किस हालात में मिली, मछलियाँ खा गई थी, बचा था कितना नहीं था, क्या था, शरीर फूल गया था, तरह तरह के वर्जन्स थे। शायद मेरे ख्याल से नहीं देखने दिया था उसकी मदर को क्रिमेशन के समय पे, जो उनका मुझे याद है। तो मैं उठ के जाके उस बेड पर बैठ गई उनके साथ में, आलती पालती मारकर। और मैंने अपने कैमरा पर्सन को ये बोला कि इनका चेहरा बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिखाना है क्योंकि विक्टिम की फैमिली है, नॉर्मल बात करेंगे, बस तुम उनका फेस अवॉइड करो। और मैंने बस ये पूछा उनसे कि मुझे ये बताओ अंकिता के साथ आखिरी बात आपकी कब हुई थी, या क्या अंकिता कैसी थी। एंड मैं जब उस कमरे को देख रही थी ना, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं थी, मेरे पास शूट करने का उतना स्कोप नहीं था, बट मैं वो शूट करना चाहती थी ताकि लोग ये समझें कि एक जगह पे ना उसके स्कूल की फ़ोटो लगी हुई थी, जैसे कोई 6ठी 7वीं के टाइम की लगी हुई, एक जगह पे उसके मेडल्स लटके हुए थे, एक जगह पे छोटा सा शीशा लगा हुआ था। मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये वही शीशा होगा ना जिसमें वो रोज़ देखती होगी अपने आप को, तैयार होती होगी, फिर घर से निकलती होगी, है ना, कितनी चीज़ें होती हैं आपके घर में, तो ये बेचारे कैसे जिएंगे। तो मैं सिर्फ अंकिता जैसे वहाँ अभी है, मैं उस मोमेंट को कैमरे पर लाना चाहती थी कि यार देख, लोगों जब तक आप लोगों को झकझोरोगे नहीं इस चीज़ के लिए, नहीं फ़र्क पड़ेगा यार। इस देश में 1 घंटे में 4 बलात्कार हो रहे हैं, हर बलात्कार तो खबर नहीं बन पा रहा है ना। बट अगर ये घटना ऐसी हुई है जो वहाँ के रिजॉर्ट कल्चर से लेकर वहाँ के क्राइम, वहाँ पर कैसे इंपोर्ट हो रहा है, या वहाँ पे क्राइम क्यों बढ़ गया है, लोग घरों में ताले लगा के नहीं जाते थे, उस घर में एक बिटिया को मतलब उसके साथ ऐसी घटना घट गई, या रातों रात बुलडोजर चल जा रहा है, या ये जो लोग हैं कौन, मतलब वीआईपी सर्विस, मतलब मेरा तो दिमाग, मैं पागल हो गई उस दिन जब मैंने सुना वीआईपी सर्विस दे दो। ये मैं अपने उत्तराखंड के लिए सुन रही हूँ जहाँ गंगा जी बहती हैं बाजू में, जहाँ पर मतलब धाम है चारों, जहाँ पे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए आते हैं, जहाँ बीटल्स आ रहा है, वो स्टीव जॉब्स आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैं वहाँ सुन रही हूँ कि वीआईपी सर्विस दे दो एक पहाड़ की बच्ची को, कोई ये कह रहा है वीआईपी सर्विस। मतलब ये अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए, मैं इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को। और खुश होकर उन्होंने, मतलब जो उन्होंने गाया वहाँ से, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने अच्छे से गा देंगे। जब वो गाए तो ऐसे 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 करके गाया उन्होंने खूब, जो हाथ वाथ अपना सब हिला के पूरा उस मोड में, तो वो कहते हैं ना माहौल बन गया। जो लोग जनता नीचे बैठी है, उस समय तक वो बड़ा प्रबुद्ध टाइप का इंटरव्यू सुन रही थी, इंटेलेक्चुअल टाइप का, ऑल ऑफ अ सडन उसको पहाड़ की वो मतलब मिठास याद आ गई, एकदम लोक में चले गए, सारे लोग खड़े हो गए। जब वो निकले वहां से, आपने आखिरकार मुझे पकड़ ही लिया, ऐसे करके मुझे बोलते हुए निकले वहां से।